हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? और फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स को, आगे कंटिन्यू करेंगे। और वेव ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके बेसिस पे हमने अपने वेव ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। तो वेलकम टू ऑल इन माय चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। फटाफट से बच्चों आ जाइए और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइगेंस वेव थ्योरी का एक सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ हाइगेंस। हाइगेंस की वेव थ्योरी के बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी प्रूव कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि लाइट के पास दो करेक्टर होता है, डुअल नेचर होता है। मतलब लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट के पास वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर मान के हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को तो प्रूव करते हैं, साथ ही साथ रिफ्लेक्शन को भी प्रूव करते हैं। तो क्या लाइट को वेव नेचर मान के भी रिफ्लेक्शन को प्रूव किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं। हम लोग हाइगेंस की वेव थ्योरी के बेसिस पे और वेवफ्रंट वेवलेट्स के बेसिस पे हम कैसे ये प्रूव कर दें कि वेव अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वी कैन ऑल्सो प्रूव द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो रिफ्लेक्शन को प्रूव करने से पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए हाइगेंस एजम्पशन के बारे में, हाइगेंस की वेव थ्योरी के बारे में, हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में। और साथ ही साथ आपको वेवफ्रंट और वेवलेट्स का एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो ठीक है, फिर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। तो आपको कैसे लिख कर आना है, क्या लिख कर आना है, वो प्रॉपर तरीके से मैं आपके सामने सब कुछ बता दूंगा। देखिए, अब मैं थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपको पता है कि जब कोई लाइट रेज स्ट्रेट ट्रेवल करती है या पैरेलल चलती है तो उसके परपेंडिकुलर हम क्या बनाते हैं? वेव फ्रंट बनाते हैं। उसके परपेंडिकुलर क्या प्रोपोगेट करता है? वेव फ्रंट प्रोपोगेट करता है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक प्लेन मिरर है M1 M2। अपने पास क्या है? एक प्लेन मिरर है M1 M2 इज द प्लेन मिरर। ओके, ठीक है, अपने पास एक प्लेन मिरर आ गया M1 M2। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे हमने 3 रेज ली हुई हैं, रे 1, रे 2, रे 3। और तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, तो जब तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल आएंगी तो रे थ्योरी ये बोलती है कि जब तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये तो हम रे थ्योरी के बेसिस पे या पार्टिकल नेचर के बेसिस पे तो समझते हैं। हम इसको वेवफ्रंट पे कैसे समझे, जरा देखिए बहुत ध्यान से। अगर आप इस रेज को देखिए, जो रे 1 2 3 आ रही है, हम इसके परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर देंगे? वेवफ्रंट ड्रॉ कर देंगे AB। अपने पास AB क्या है? इंसिडेंट वेवफ्रंट। तो अब आप चीजें लिखते चलिए। यहाँ पे AB क्या है? AB इज इंसिडेंट वेवफ्रंट। इंसिडेंट वेवफ्रंट, इंसिडेंट वेवफ्रंट है हमारे पास। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कि हमारा ये वेवफ्रंट AB का ये A पॉइंट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ गया है और B पॉइंट यहां पे है। तो आप ये जानते हैं कि वेवफ्रंट और रेस आपस में परपेंडिकुलर होता है ना? रेस और वेवफ्रंट और रेस आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब रेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेवफ्रंट। हम अब ऑब्जर्वेशन करेंगे t बराबर 0 पे। आप देखिए t बराबर 0 पे हमारे पास AB वेवफ्रंट है। वी हैव अ वेवफ्रंट एट t बराबर 0। सो आप क्या लिखेंगे? एट t इज इक्वल्स टू 0 वेवफ्रंट AB। वेवफ्रंट AB हमारे पास कौन सा वेवफ्रंट है? AB वेवफ्रंट है। आप जानते हैं हाइगेंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग वेवफ्रंट के ऊपर हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट एक नए सोर्स का काम करता है और सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करता है। ठीक है, तो एट t बराबर 0 पे B से निकलने वाली वेवफ्रंट, इस B पॉइंट से निकलने वाली वेवफ्रंट जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, ये वेवफ्रंट कहां पहुंच गई है? B डैश पे पहुंच गई है। ठीक है, सो एट t बराबर 0 पे हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया और ये देखा कि वेवलेट्स फ्रॉम B से निकलने वाली वेवलेट्स t समय के बाद कहां पहुंच गई है? इस B डैश पे पहुंच गई है। तो अभी t बराबर 0 था, फिर एट टाइम t मतलब t समय के बाद हमने ये देखा कि B से निकलने वाली वेवलेट्स कहां पहुंच गई है? B डैश पे पहुंच गई है। तो देखिए आप क्या लिखेंगे? वेवलेट्स वेवलेट्स रीचेस एट पॉइंट B डैश फ्रॉम B। वेवलेट्स हमारी कहां से कहां पहुंच गई है? B से B डैश पे पहुंच गई है। कितने समय पे? आफ्टर टाइम t। आफ्टर टाइम t, t टाइम के बाद हमारी एक वेवलेट यहां से यहां तक पहुंच गई है। बोलो क्लियर है? और उसी समय में हमारी ये वाली वेवलेट्स A पॉइंट पे रखी हुई वेवलेट्स कहां पहुंच जाएगी? A डैश पे पहुंच जाएगी।
क्योंकि भाई ये वेव फ्रंट हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है ना, अब नीचे तो जा नहीं पाएगी, तो वेव फ्रंट कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। बी से निकलने वाली वेवलेट्स नीचे जाएगी, ए से निकलने वाली वेवलेट्स ऊपर जाएगी। बोलिए क्लियर है? तो आप उसमें क्या लिखेंगे, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम wavelets, wavelets from, wavelets from A reaches to point A dash, reaches from A dash। देखिए मैंने रेड कलर से इसको इंडिकेट किया है, ए से निकलने वाली वेवलेट्स कहां पहुंच गई है, ए डैश पे पहुंच गई है टी टाइम के बाद, और बी से निकलने वाली वेवलेट्स कहां पहुंच गई है, बी डैश पे पहुंच गई है टी टाइम के बाद। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसका मतलब। अच्छा, दोनों को समय लगेगा सेम, क्यों? क्योंकि मीडियम सेम है। ये कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, और अगर एयर मीडियम है तो आपको पता है ये वाली वेवलेट्स और यहां से निकलने वाली वेवलेट्स दोनों सेम मीडियम में है, और अगर दोनों सेम मीडियम में होंगी तो इनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। और आपको पता है एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ होती है। तो अब आप एक चीज बहुत ध्यान से बताइए कि बी से निकलने वाली वेवलेट्स जो बी डैश पे पहुंची है टी टाइम के बाद, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अगर हम ये पता कर लें तो हम क्या चीज प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी में हम बस ये प्रूव कर लें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमारा काम बन सकता है। अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप रे थ्योरी पढ़ते हैं, रेस की थ्योरी पढ़ते हैं, तो आपको बोलते हैं कि आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता था, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू रे थ्योरी। बट वेव थ्योरी में क्या कहता है, वेव थ्योरी में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, वेव थ्योरी में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वो इस बात का ध्यान रखिएगा, वेव फ्रंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूंगा कि ये क्यों आई होता है, मतलब क्यों एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आपस में बराबर होता है, मतलब ये भी एंगल आई है और ये भी एंगल आई है। एक बात बताइए, देखिए इसको अगर मैं बहुत ध्यान से देखो, देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, बोलिए होगा कि नहीं। अच्छा, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये आई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये जो छोटा सा एंगल ये कितना होगा, 90 माइनस आई होगा। अगर ये 90 माइनस आई है तो आपको पता है कि ये एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 90, ये टोटल कितना हो जाएगा 90। 90 में से 90 माइनस आई को माइनस करेंगे तो 90 90 कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ आई बचेगा। इसका मतलब आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहां से बनाया गया, वेव फ्रंट से लेकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बना हुआ एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए ये आपके सामने एंगल ऑफ इंसिडेंस था, मतलब ये आपके सामने इंसिडेंट रे था, ये आपके सामने क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। ये आपने क्या बनाया था, नॉर्मल बनाया था, और ये नॉर्मल एक रेज थी। ये रे हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस था। आपने क्या बनाया था, यहाँ पे आपका क्या बना था, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका ये क्या बना था, ये आपका था, ये क्या था आपका, प्लेन वेव फ्रंट था। तो प्लेन वेव फ्रंट तो ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल देखिए 90 है। आपको पता होना चाहिए आपस में कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये टोटल एंगल अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए तो देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बोलिए है कि नहीं। अगर ये 90 है और आई है तो ये वाला छोटा सा एंगल कितना होगा, ये छोटा सा एंगल होगा 90 माइनस आई, कितना होगा फ्रेंड्स, 90 माइनस आई होगा। अब देखिए अगर ये 90 माइनस आई है तो बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कितना है, 90 है ना, ये वाला एंगल कितना 90 है। तो अगर ये 90 है और ये 90 माइनस आई है, तो अगर मैं पूछूं बताइए ये एंगल कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 90 माइनस आई। तो 90 और 90 कैंसिल हो गया, बचेगा आई। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि वेव थ्योरी के बेसिस पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहां से मेजर करते हैं, वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो भी एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वेव फ्रंट के साथ जो एंगल होगा उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप यहां देखिए, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। सेम सिचुएशन होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये हो जाएगा आपके सामने, ये छोटा सा एंगल कितना हो जाएगा, इस छोटे से एंगल को देखिए, ये छोटा सा एंगल आपको हो जाएगा 90 माइनस आर, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 90 माइनस आर। ये पूरा एंगल ग्रीन से लेकर यहां तक का एंगल टोटल कितना है,
ग्रीन से नहीं, यहां से लेकर पूरा नॉर्मल से लेकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक एंगल कितना 90, तो ग्रीन से लेकर यहां तक एंगल कितना होगा, एंगल आर होगा। तो याद रखिएगा ये एंगल क्या होगा, एंगल आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। तो आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी तरह से एंगल आर को बोलते हैं एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट के साथ जो भी एंगल होगा हम उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके सामने ये आ गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके सामने ये आ गया। तो अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वेवलेट्स कहां से निकल रही थी, बी से निकलने वाली वेवलेट्स कहां पहुंच गई, बी डैश पे पहुंच गई टी टाइम के बाद, और ए से निकलने वाली वेवलेट्स कहां पहुंच गई, ए डैश पे पहुंच गई टी टाइम के बाद। तो अब आप मुझको ये बताइए कि दोनों वेवलेट्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। दोनों वेवलेट्स कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से दोनों वेवलेट्स ट्रेवल कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि वेवलेट्स का बी से बी डैश तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वेवलेट्स बी से बी डैश तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आप ये जानते हैं बी से बी डैश कैसे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक की स्पीड की वेवलेट की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट c, और कितने समय में पहुंच रही है, t समय में। तो b से लेकर b डैश में टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी वेवलेट्स, c मल्टीप्लाई बाय t, इक्वेशन नंबर 1। उतने ही समय में फ्रेंड्स, उतने ही समय में a से निकलने वाली वेवलेट्स a डैश पे पहुंच गई। तो अब बताइए जो वेवलेट्स a से लेकर a डैश पे पहुंची है वो a से लेकर a डैश में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हम वो भी निकाल सकते हैं। तो वेवलेट्स a से लेकर a डैश में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्योंकि दोनों वेवलेट्स सेम मीडियम में प्रोपोगेट कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड सेम है। जितने समय में ये वाली वेवलेट्स यहां पहुंची उतने ही समय में ये वाली वेवलेट्स यहां पहुंच गई, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा, ct, इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ दीजिए। अब आप देखिए कुछ समझ में आ रहा है आपको, वेवफ्रंट ऐसे आ रही है, वेवफ्रंट ऐसे आ रही है और टकराने के बाद ऐसे निकल रही है। वेवफ्रंट ऐसे आ रही है, रेस तो ऐसे आती है, टकरा के ऐसे निकल जाती है। वेवफ्रंट कैसे आ रहा है, वेवफ्रंट ऐसे आ रहा है, टकराकर ऐसे निकल गया। वेवफ्रंट ऐसे आया, टकराकर ऐसे निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना आ जाता है, पाई का फेज डिफरेंस इसी वजह से आ जाता है रिफ्लेक्टेड लाइट में। चलिए अब तो एक काम करते हैं, तो यहां तक इतनी बात समझ में आ गई कि ये वाली हमारी हो गई इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो आपने क्या किया, बी से निकलने वाली वेवलेट्स बी डैश पे पहुंची, ए से निकलने वाली वेवलेट्स ए डैश पे पहुंची, आपने दोनों को मिला दिया तो ये हमारी क्या बन गई, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन आपको पता है ना, वेव फ्रंट की नेक्स्ट पोजीशन कैसे निकाली जाती है, वेवलेट्स वेवफ्रंट के ऊपर मौजूद हर एक पार्टिकल एक नए सोर्स का काम करता है और वो सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करता है। तो टी समय के बाद सारी सेकेंडरी वेवलेट्स के सरफेस को टच करता हुआ एक टेंजेंट बना दीजिए जो हमें क्या बताएगा, न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट बताएगा। तो वही हमने किया कि ए से निकलने वाली वेवलेट्स ए डैश पे पहुंच गई और बी से निकलने वाली वेवलेट्स बी डैश पे पहुंच गई। हमने ए डैश बी डैश को मिला दिया, ये हमारी क्या बन गई, न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट, वो वेवफ्रंट की नई पोजीशन जिससे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है और हमारे पास ए डैश बी डैश क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो फटाफट से इसको यहाँ पे आप लिखते चलिए, यहाँ पे ए बी हमारे ए डैश बी डैश क्या हमारे पास, ए डैश बी डैश इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात समझ आ गई। चीजों को देखिए अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ हम प्रूफ कर लेंगे। हम हमारा बेसिक टारगेट क्या है प्रूफ करने का, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर देंगे तो हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, मतलब वेव भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप देखिए, अब थोड़ी सी हमें क्या लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। कैसे मैथमेटिक्स लगाएंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखिए ट्रायंगल्स को देखिए, ट्रायंगल ए बी बी डैश, फिर से ट्रायंगल ए बी बी डैश इज द राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज है, एंगल बी पर ये समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और अगर हम इसे एंगल मानते हैं तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर हम ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखें ए बी बी डैश, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो थोड़ी सी जिस चीज को थोड़ा सा नोट करिए। नोट करने के बाद अब हम बताएंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स लगाकर हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, कॉन्करेंसी प्रूव करेंगे। दो ट्राइंगल में कॉन्करेंसी प्रूव करके हमें, हमारा मेन टारगेट क्या है, एंगल आई बराबर एंगल आर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस बने रहिए। इसके बाद ये फटाफट से नोट करिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे इसका प्रूव करेंगे, और कैसे क्या लिख कर आना है एग्जाम में। बने रहिए। चलिए अब फ्रेंड्स दो ट्राइंगल आपको देखना पड़ेगा। ट्राइंगल ए बी और आपके सामने बी डैश। एक ट्राइंगल आपको ये देखना है, एंड दूसरा आपके पास दूसरा ट्राइंगल है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो अब इन ट्राइंगल्स को बहुत ही ध्यान से अगर आप देखें तो आपको एक बहुत ही कॉमन चीज क्या नजर आ रहा है कि ट्राइंगल ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश में ये जो एंगल बी और एंगल ए है वो 90 डिग्री है। मतलब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए इज इक्वल्स टू राइट एंगल, इज इक्वल्स टू राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। मतलब दो ट्राइंगल में एक एंगल कॉमन है, मतलब एक एंगल कॉमन है मतलब सेम है, ठीक है, सिमिलर है। दूसरी चीज अब आप इस ट्राइंगल ए बी बी डैश और ए डैश बी डैश में बहुत ध्यान से अगर एक चीज देखें कि ए बी डैश कॉमन है। मतलब ट्राइंगल ए बी डैश में ए बी डैश साइड ए बी डैश और ए डैश बी डैश में ए बी डैश, ये जो साइड है वो कॉमन साइड है। इसका मतलब ए बी डैश इज इक्वल टू कॉमन साइड। क्या लिख देंगे, कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में क्या है ये, दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन साइड। बोलिए क्लियर है। अच्छा, तीसरी चीज हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेगी। या तो साइड साइड साइड, या तो एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, कुछ भी प्रूव कर दीजिए। अब आप देखिए ट्राइंगल ए बी डैश में बी डैश और ट्राइंगल ए डैश बी डैश में ए डैश आपस में बराबर है। आप देख रहे हैं, वो देखिए सामने ए डैश बराबर बी डैश। अब ये ए डैश किसका पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट है। बी डैश किस ट्राइंगल का पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट है। और इन दो ट्राइंगलों में दोनों साइड आपस में बराबर है, और किसके बराबर है, सी मल्टीप्लाई बाई टी के बराबर है। इसका मतलब आपने कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया, बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड। और आपने बता दिया दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। तो आप क्या लिखेंगे, बाय द क्राइटेरियन एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड क्राइटेरियन लगाकर आपने क्या बता दिया, दोनों ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल ए बी डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डैश बी डैश। ये आपस में कैसे हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल कैसे होगा, जरा देखिए। आपने देखा कि ये वाली साइड हमने इक्वल करी तो इसके सामने वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो देखिए जरा ए डैश को देखिए, ए डैश ये है, ए डैश के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल आर। ए डैश के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल आर। और दूसरी बात, बी डैश के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल आई। तो हम ये कह सकते हैं क्या, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कहां से आ गया, ए अगर दोनों साइड बराबर है ना तो इनके सामने वाले एंगल्स भी तो बराबर होंगे, है कि नहीं। तो ए डैश के सामने वाला एंगल कौन सा है, देखिए ए डैश के सामने वाला एंगल है एंगल आर, और बी डैश के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल आई। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हेंस यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रूफ मिल जाएगा, हेंस प्रूव्ड कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर। मतलब वेव थ्योरी के बेसिस पे ये जो एंगल आई है ये एंगल आर के बराबर है। और एंगल आई अगर एंगल आर के बराबर हो जाती है इसका मतलब रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया। और रिफ्लेक्शन का पहला तो लॉ यही था। दूसरा लॉ क्या था कि इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखिए वेव फ्रंट ऐसे आ रही है, ये वेव फ्रंट आ रही है, टकराने के बाद ऐसे निकल गई, वेव फ्रंट ऐसे आ रही है, टकराकर ऐसे निकल गई, और ये आपके सामने नॉर्मल है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। तो पहला लॉ ये है। और सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट
इंसिडेंट वेव फ्रंट कॉमा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल all lies on a same plane, सब सेम प्लेन में आने चाहिए। तो ये सारे सेम प्लेन में आ रहे हैं। ये आपके सामने इंसिडेंट वेव फ्रंट टकराकर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल। क्लियर है? अब आप देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट में कितना फेज डिफरेंस है, पाई का फेज डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई। क्लियर? तो ये पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच में। यही सबसे बड़ी वजह है, यही सबसे बड़ा रीजन है। तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई। अगर आप इतना अच्छी तरीके से लिखकर आ जाएंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है? बाकी चीजें कंपटीशन के बेसिस पे भी क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आते हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। चलिए, तो इतनी चीज क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब ये वेव फ्रंट देखिए आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अब आप एक वेव फ्रंट नहीं है, बहुत ढेर सारी वेव फ्रंट है। देखिए या इसके पैरेलल एक वेव फ्रंट ये भी तो है, ये भी वेव फ्रंट है, ये भी वेव फ्रंट है। इसके बाद जो वेव फ्रंट निकलेगी सब आपस में कैसी होंगी? ये सब आपस में पैरेलल वेव फ्रंट होगी। ये सब आपस में कैसी वेव फ्रंट होगी? पैरेलल आगे निकलती चली जाएंगी। क्लियर? तो उम्मीद है कि यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट अपना कि वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के बेसिस पे हम लाइट के रिफ्रैक्शन को भी क्या प्रूव कर सकते हैं? लाइट के रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में लाइट रेज इंटर करती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर किसी तरह से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू प्रूव कर दें, इसका मतलब हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी के बेसिस पे। वेव रिफ्रैक्शन भी शो करती है, रे ऑफ लाइट तो रिफ्रैक्शन शो करती है, साथ ही साथ वेव भी रिफ्रैक्शन शो करती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस की वेव थ्योरी के बेसिस पे हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव करना है। और लाइट के रिफ्रैक्शन को प्रूव करने के लिए हमको बेसिकली करना क्या पड़ेगा? हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना पड़ेगा। ये हमारा मान लेते हैं फ्रेंड्स एयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। हमने वाटर ले लिया है। एयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया है म्यू 1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया है म्यू 2 है। और इस मीडियम में लाइट रेज या वेवफ्रंट की स्पीड है v1 और इस मीडियम में लाइट रेज या वेवफ्रंट की स्पीड है v2। और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ द लाइट में एक रिलेशन होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। तो μ1 इज इक्वल्स टू c अपॉन v1 इस मीडियम के लिए, μ2 इज इक्वल्स टू c अपॉन v2 इस मीडियम के लिए। क्लियर है? अब हमें किसी तरह से हमें स्नेल्स लॉ प्रूव करना है और स्नेल्स लॉ में क्या प्रूव करना है? sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू 1 μ2। अगर हम ये प्रूव कर दें, ये क्या होता है? इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अगर हम स्नेल्स लॉ प्रूव कर देंगे तो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूफ हो जाएगा। अब आप देखिए वही सेम कंडीशन मान ली हमने, हमारे पास एक वेवफ्रंट है, जो वेवफ्रंट हमारा आ रही है, पैरेलल लाइट ऑफ रेज आ रही है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? वेवफ्रंट होगा। हमने t बराबर 0 पे चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। एट t बराबर 0 पे हम सारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हमारा वेवफ्रंट AB है। वेवफ्रंट AB का A पार्ट इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे है और B पार्ट एयर में है। ठीक है? चलिए अब आप देखिए एट t बराबर 0 पे हम चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां से निकलने वाली वेवलेट्स, B पॉइंट से निकलने वाली वेवलेट्स t टाइम के बाद कहां पे आ गई है? B डैश पर आ गई है। फिर से ध्यान दीजिएगा, B से निकलने वाली वेवलेट्स B डैश पर आ गई है t टाइम के बाद। उतने ही समय में A से निकलने वाली वेवलेट्स A डैश पे आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये वाली डिस्टेंस वेवलेट ज्यादा ट्रेवल करेगी, ये डिस्टेंस वेवलेट कम ट्रेवल करेगी। क्यों? क्योंकि मीडियम में लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है। और सेम टाइम की अगर बात करेंगे तो आपको ये पता है कि 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्योंकि बात ये है कि यहाँ पे टाइम सेम है, तो आपको पता है डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी। वेवलेट्स की अगर स्पीड कम हो जाएगी तो वेवलेट्स डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगी।
चलिए तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि एयर में हमारी वेवलेट्स बी से बी डैश पर आ रही है, उतने ही समय में टी टाइम में हमारी वेवलेट्स ए से चली कहां पर आ गई, ए डैश पर आ गई, लेकिन इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्यों कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको बात समझ में आ गई। यहां पे इस वेवलेट की स्पीड कितनी थी, v1, मीडियम में वेवलेट्स की स्पीड कितनी है, v2 है। हम क्या ये निकाल सकते हैं कि वेवलेट्स बी से लेकर बी डैश तक चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? तो चलिए हम ये निकालना चाहते हैं, वेवलेट्स बी से बी डैश तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये वाली वेवलेट्स v1 स्पीड से चल रही है, क्योंकि ये वेवलेट्स एयर में चल रही है ना, और एयर में स्पीड कितनी है, v1, कितने टाइम पे चल रही है, टी टाइम पे, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बी से लेकर बी डैश में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वेवलेट, v1 मल्टीप्लाई बाय टी, इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको छोड़ देंगे। उतने ही समय में ए से चलने वाली वेवलेट्स कहां पहुंच जाएगी, ए डैश पे पहुंच जाएगी। फिर हम ए डैश को और बी डैश को मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट, वेवफ्रंट की न्यू पोजीशन मिल जाएगी। और यही हाइगेंस भी बोलते हैं कि वेवफ्रंट के ऊपर मौजूद हर एक पार्टिकल एक नए सोर्स की तरह काम करता है जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकालता है। और जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकाल रहे हैं, टी समय के बाद ये वाली वेवलेट्स और टी समय के बाद ये वाली वेवलेट्स, इन दोनों के कॉमन टेंजेंट को मिलाते हुए एक हम कॉमन टेंजेंट अगर ड्रॉ कर देंगे, इनके सरफेस को मिलाता हुआ एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये टेंजेंट हमें वेवफ्रंट की न्यू पोजीशन बताता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई कि हमारे पास a डैश b डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट इन डेंसर मीडियम, वेयरएस ab इज द वेवफ्रंट इन एयर मीडियम। ये हमारी वेवफ्रंट ab हमारी वेवफ्रंट एयर मीडियम में है, a डैश b डैश वेवफ्रंट डेंसर मीडियम में है। क्लियर है? अब आप देखिए तो आपको एक बात समझ में आ गई कि वेवलेट्स b से b डैश तक चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, v1 into t। इसी तरह से अगर मैं पूछूं, बताइए वेवलेट्स a से a डैश तक चलने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो आप बता देंगे v2 मल्टीप्लाई बाय t। क्यों? क्योंकि वेवलेट्स जो a से निकल रही है वो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और डेंसर मीडियम में वेवलेट्स की स्पीड कितनी है, v2 है। चलिए तो a से a डैश तक वेवलेट्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v2 into t। इसे आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब आप बहुत ध्यान से दो ट्रायंगल्स को अगर आप देख के चलेंगे, आप आराम से सब कुछ कर लेंगे। हम पहला ट्रायंगल बनाने वाले हैं ए बी बी डैश। तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी बी डैश। अब ए बी डैश में अगर मैं इस एंगल को बहुत ध्यान से देखूं तो आपको पता है ये कितना होता है, 90 डिग्री है। बोली है कि नहीं? अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो हमें क्या लेके चलना चाहिए, साइन ऑफ आई। अगर मैं साइन ऑफ आई निकालूं इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी बी डैश में, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए साइन ऑफ आई कितना होगा, तो आप बताएंगे साइन ऑफ आई इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड्स, बी बी डैश, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी डैश। तो बताइए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बी बी डैश डिवाइडेड बाई हो जाएगा ए बी डैश। और आपको पता है बी बी डैश अभी आपने निकाला है कितना है, v1 मल्टीप्लाई बाई टी, और ए बी डैश को आप एज इट इज रखे, इसे इक्वेशन नंबर 3 मानकर छोड़ दीजिए। इसी तरह से सिमिलरली आप लिखिए, सिमिलरली ये सारी कहानी वगैरह आप लोग लिखते जाइएगा कि एक पैरेलल लाइट ऑफ रेस आती है जो इसे रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, जिसके परपेंडिकुलर हमने एक वेवफ्रंट बनाया है। वी हैव अ वेवफ्रंट ए एंड बी इन एयर मीडियम, whereas we have a new position of wavefront is a dash b dash in denser medium। तो ये सारी थ्योरी आप लिख लीजिएगा। हम बस प्रूव करने जा रहे हैं, इस तरह से हमें प्रूव करना है बस, ठीक है। अब आपको पता है ना आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट वेवफ्रंट। ये हमारे पास कौन सी वेवफ्रंट है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, आपतित वेवफ्रंट है। इंसिडेंट वेवफ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। बट रे थ्योरी में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? और ये मैंने बता दिया है कि भी अगर आई होगा तो ये भी आई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से ए डैश बी डैश रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी उससे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम रे के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसे बोलते थे, मतलब इसे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते थे, ये इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते थे। चलिए ठीक है, अब हम देखने वाले हैं ट्रायंगल हमारे पास है ए डैश बी डैश। सिमिलरली ट्रायंगल ए डैश बी डैश, इस ए डैश बी डैश को बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए साइन ऑफ आर क्या होगा, तो आप बताएंगे साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
क्योंकि ये एंगल तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर साइन आर में आपसे पूछूं तो साइन आर बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन आर के सामने क्या है, परपेंडिकुलर कितना, ए डैश, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ए बी डैश। तो क्या मैं लिख सकता हूँ साइन आर बराबर ए डैश डिवाइडेड बाय ए बी डैश, और ए डैश अभी आपने देखा कितना है, v2 मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय ए बी डैश, इक्वेशन नंबर 4 मानकर हम इसको छोड़ सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या आपको मिल जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू v1 into t upon ab dash divided by v2 t upon ab dash, ab dash कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपको बचेगा v1t upon v2t। क्या बचेगा फ्रेंड्स, v1t डिवाइडेड बाय v2t। देखिए t से t करेंगे तो आपको बचेगा v1 upon v2, और आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैसे तो ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन दो बेसिक फॉर्मूला आप जानते होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to air medium is defined as refractive index of denser medium divided by refractive index of air medium. But in case of speed के केस में ये फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। refractive index of second medium, या यूं कह दें कि refractive index of denser medium with respect to air medium is equals to speed of light in air divided by speed of light in water। तो v1 upon v2 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसी तरह से हम v1 upon v2 की जगह ये लिख देंगे तो हमें मिलेगा 1 μ2। और बेसिकली हमको क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, sin i अपॉन sin r बराबर 1 μ2। और देखिए हमारा प्रूफ हो गया, sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू 1 μ2। हेंस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूव we have proved the verification of refraction of light on the basis of wave theory। इसका मतलब वेव रिफ्रैक्शन भी शो करती है, वेव रिफ्लेक्शन भी शो करती है, वेव रिफ्रैक्शन भी शो करती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो प्रूव किया था ऑन द बेसिस ऑफ रे थ्योरी के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे हमने ये भी प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वेव थ्योरी के बेसिस पे भी प्रूव किए जा सकते हैं। मतलब वेव also shows reflection and refraction। तो स्नेल्स लॉ आपके सामने आ गया, ये सारा प्रूवमेंट आपके सामने आ गया, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं किया है। ये हमारा एयर मीडियम हो गया, ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया। एयर मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फॉर्मूला पता होगा, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो बस हमें बेसिक फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, वेवलेट्स बी से बी डैश तक पहुंच गई, ये वाली वेवलेट्स उसी समय में ए से ए डैश तक पहुंच गई। हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद नाउ हम लोग पहुंच गए यहाँ पे स्नेल्स लॉ पे। तो ये हमारे स्नेल, और सबसे मेजर पार्ट यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बनते हैं उसमें पहला लॉ यही है, स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, मतलब परावर्तित तरंगार्घ, आपतित तरंगार्घ और नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो दूसरा लॉ भी प्रूफ हो गया, तो हेंस ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीजें और बातें दोनों समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। लेकिन लाइट के इंटरफ्रेंस से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव। वेव का सुपरपोजिशन कैसे होता है, वेव का पहले सुपरपोजिशन पढ़ लेंगे, फिर वेव के सुपरपोजिशन के बेसिस पे हम समझेंगे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, और साथ ही साथ हम समझेंगे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।